नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको सुना रहा हूं कृष्णचंद्र का अफसाना अंधेरा और रोशनी। सुनिए, अंधेरा और रोशनी। चारों तरफ अंधेरा था। घोड़बंदर रोड की वसी सड़क की दो रवैया इमारतों में भी मुकम्मल ब्लैकआउट था। 2 दिन पहले ब्लैकआउट ऐसा सख्त नहीं था, मगर पुलिस की जीपों ने हर इलाके में गश्त कर करके ब्लैकआउट की खिलाफ वर्जी करने वालों को जगह जगह धर लिया था और उन पर भारी जुर्माने किए थे। इसलिए आज पूरे शहर में मुकम्मल ब्लैकआउट था। सड़कें, बाजार, गलियां, मोहल्ले, दुकानें, नाके, कहीं भी रोशनी नजर नहीं आती थी। मोटरों, टैक्सियों और लॉरियों की हेडलाइट्स पर मोटे मोटे कागज बंधे थे। उनसे इतनी कम रोशनी हो रही थी कि रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं देता था। सरोजनी बस में खौफो हरास के आलम में अपनी सीट पर सहमी बैठी थी। उसे लोकल गाड़ी में जगह नहीं मिल सकी थी। ऐसी बेपनाह भीड़ थी और लोग शहर से मज़ाफात में अपने घरों को जाने के लिए इस कदर बेताब थे कि गाड़ियों के बाहर फुटबोर्ड पर भी दर्जनों की तादाद में लटके हुए थे। ये हाल देखकर सरोजनी ने लोकल गाड़ी के बजाय बस में बैठना बेहतर समझा। पहली बस में बहुत रश था। दूसरी बस में भी उसे जगह नहीं मिली, लेकिन तीसरी डबल डेकर बस में खुशकिस्मती से उसे ऊपर की मंजिल में एक सीट मिल गई। उसने अपनी कलाई की घड़ी देखी। 7:30 बज रहे थे। घर पहुंचते पहुंचते 9 बज जाएंगे। उसके दोनों बच्चे भूख से बेताब होंगे और उसका शौहर भी बिस्तर से लेटे लेटे खौफ निगाहों से दरवाजे पर आंखें जमाए उसका इंतजार कर रहा होगा। उसका शौहर 2 साल से अधरंग के आर्जे में मुब्तला होकर बिस्तर पर पड़ा था। उसके जिस्म का दायां हिस्सा मफलूज हो चुका था और अब वो किसी काम के काबिल न था। 2 साल पहले उसका शौहर टैक्सी ड्राइवर था और बहुत होशियार टैक्सी ड्राइवर माना जाता था। वो हर महीने 400-500 रुपये कमा लेता था और गोलीबार के स्लम एरिया में इतनी रकम कमाने वाले को अमीर समझा जाता है। मगर उसकी बीमारी ने उसे कहीं का न रखा। मफलूज होने के बाद उसकी टैक्सी के मालिक ने उसे 2-3 महीने तक अपने पास से इलाज के लिए 500 रुपये भी दिए। वो शरीफ आदमी था। मगर इस दुनिया में हर इंसान के पास हर जज्बे की एक खास नपी तुली मकदार होती है। यानी इतनी मोहब्बत, इतनी नफरत, इतना हसद, इतनी जलन, इतनी रफाकत, इतनी शराफत। और जब शराफत और जेब में तसादुम होने लगे तो आखिर में फतेह जेब ही की होती है। चुनांचे टैक्सी के मालिक ने सरोजनी के शौहर की 2-3 माह मदद की और फिर हाथ खींच लिया। उसकी शराफत का कोटा खत्म हो चुका था। वो तो उस घर की खुशकिस्मती कहिए कि चंद माह के बाद सरोजनी को मंगूराम फग्गूमल साड़ी वाले की दुकान में सेल्स गर्ल्स की मुलाजमत मिल गई। सरोजनी मिडिल तक पड़ी हुई थी।
दो दो बच्चे हो जाने के बावजूद अभी तक इतनी हसीन और दिलकश थी कि मंगू राम ने एक नजर उसे देखते ही अपनी दुकान पर काम दे दिया। मगर तनख्वाह सिर्फ 250 रुपये थी। कहां 500, कहां 250, कहां तक खर्च को आधा करो। पेट तो आधा नहीं हो सकता, किराया तो आधा नहीं हो सकता, लोकल गाड़ी का पास आधा नहीं हो सकता, राशन का खर्च आधा नहीं हो सकता। फिर भी जो खर्च वो कम कर सकती थी उसने कर लिया। जिंदगी 10 बाय 12 वाली खोली में बसर हो रही थी, यानी ऐसी खोली में जो 12 फुट लंबी और 10 फुट चौड़ी थी। किराया 12 रुपए, बिजली 5 रुपए, पानी 3 रुपए। रोजाना पानी के लिए लॉटरी डाली जाती है। जिसका पहला नंबर आएगा वो पहले नंबर पर नल से पानी ले जाएगा। मगर किसी भी झोपड़ी को 4 हंडे से ज्यादा पानी नहीं मिल सकता। पाखाने के लिए भी लाइन लगती है। एक बारी में 4 औरतें इकट्ठी जा सकती हैं, मगर मर्द एक ही जाता है। इसलिए मर्दों में पाखाने में जाने के लिए रोज दंगा होता है, चाकू छुरी तक चल जाते हैं। नारियल का काथा और निरोली जलाकर मच्छर भगाए जाते हैं, मगर ब्लैकआउट की तारीकी में यह भी मुश्किल था। काथा और निरोली जलाने से जो रोशनी पैदा होती है वो झोंपड़ी की दीवारों से बाहर जाती है। ब्लैकआउट में यहां रात को खाना पकाना भी मुश्किल है। मजे तो बड़े घर वालों के, वहां कोई वक्त नहीं। खिड़कियों पर काले कागज मंड दिए, तबीज पर्दे खींच दिए और मोमबत्तियां जला ली। जरा सी रोशनी भी बाहर नहीं जाती। मगर झोपड़ी में रहने वाले चटाई और बांस की खपच्चियों से बनी हुई दीवारों के अंदर ब्लैकआउट करें तो कैसे? चूल्हे की रोशनी दम भर में दीवारों से और दरवाजे से छनकर बाहर फैल जाती है और फिर चंद मिनट ही में सीटियां बजने लगती हैं और पुलिस आ जाती है। सरोजनी को एहसास है कि ब्लैकआउट होना चाहिए और मुकम्मल होना चाहिए, मगर पेट भी तो रोटी मांगता है। जिन जिन के शौहर दिन को काम करते हैं उनकी बीवियां अंधेरा आने से पहले खाना तैयार कर लेती हैं, मगर वो क्या करे? सरोजनी सर झुकाए बस में बैठी सोचती रही। दादर में बहुत से लोग उतर गए। माहिम में ऊपर की मंजिल तकरीबन खाली हो गई। सिर्फ 2 और 3 मर्द बैठे, सब अपने अपने अंधेरों में घूमे। अगले स्टॉप पर वो भी उतर गए। अब वो अकेली सहमी हुई बैठी है। चारों तरफ सन्नाटा सा था। उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अकेली किसी बेमंजिल सफर पर चली जा रही है। यकायक एक झटके के साथ बस रुक गई। सांता क्रूज का अड्डा आ गया था। वो जल्दी से बाहर निकली और साउथ एंड एवेन्यू में दाखिल हो गई। साउथ एंड एवेन्यू के बाद एडवर्ड एवेन्यू आएगा। फिर मोड़ काट कर खार और सांता क्रूज के बीच वाला सबवे आएगा, जिसके ऊपर से रेलगाड़ी गुजरती है और नीचे से मोटरें जाती हैं, और सबवे के दूसरी तरफ गोलीबार है। उसका घर एक दफा वो सबवे तक पहुंच जाए फिर तो वो आसानी से घर पहुंच जाएगी और इत्मीनान का सांस ले सकेगी। यकायक खतरे का सायरन बजने लगा। हरासा होकर सरोजनी ने तेजी से कदम बढ़ाए, मगर साउथ एंड एवेन्यू दूर दूर तक फैला हुआ था। अभी वो आधे रास्ते में ही थी
कि चारों तरफ एंटी एयरक्राफ्ट तोपों के दहानों से आसमान पर फुलझड़ियां छूटने लगी। दूर ऊपर काले आसमान में जेट हवाई जहाजों की उड़ानों का शोर सुनाई देने लगा। क्या दुश्मन के हवाई जहाज शहर तक आ गए? जरूर खतरा दरपेश है, वरना साउथ एंड एवेन्यू के मकानों से आने वाली रेडियो की आवाजें एकदम बंद क्यों हो जाती? अब इतने दिनों के ब्लैकआउट से वो इतना तो जान गई थी कि जैसे ही किसी हवाई हमले के खतरे का सायरन बजता है, रेडियो एकदम बंद हो जाता है। ऐसे वक्त में उसने अखबारों, इश्तिहारों में पढ़ा था और लाउड स्पीकरों से, फुट जीपों से राह चलते सुना था। ऐसे वक्त में तुमको फौरन किसी खंदक में पनाह लेनी चाहिए या अपने घर के किसी कमरे में चित लेट जाना चाहिए। यूं उसके बाद अखबार में तस्वीर बनी थी कि किस तरह लेट जाना चाहिए, मगर उस वक्त करीब में कोई खंदक न थी और अपना घर अभी दूर था। और साउथ एंड एवेन्यू के बाद एडवर्ड एवेन्यू आएगा, उसके बाद सबवे और उसके बाद उसका अपना घर। कितना दूर! सायरन का शोर बढ़ता जा रहा था और एंटी एयरक्राफ्ट तोपों की आवाज भी। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा, टांगें कांपने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे वो यहीं गिर जाएगी। यकायक उसने अपने करीब एक बंगले का आईनी गेट जरा सा खुला पाया। गैर शौरी तौर पर कुछ सोचे समझे बगैर वो तेजी से गेट पार करके अंदर चली गई। चंद सीढ़ियां चढ़ के वो आधे खुले दरवाजे के अंदर पहुंच गई। दरवाजे के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। चंद मिनट वो चुपचाप खड़ी हाँपती रही। फिर जब उसकी निगाहें अंधेरे की आदी हो गई तो उसने देखा कि अध खुली खिड़की के पास एक आदमी नाइट गाउन पहने खड़ा है और चुपचाप खिड़की के बाहर देख रहा है। उसका जी चाहा कि वो फौरन भाग जाए, मगर उसके कदम शल हो चुके थे। वो जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। वो आदमी खिड़की के पास से जरा हटकर सिगरेट का एक कश लेता था और फिर खिड़की की तरफ मुंह करके धुआं बाहर छोड़ देता था। अंधेरे में सरोजनी उसे ठीक तरह से देख नहीं सकती। अंधेरे में सरोजनी उसे ठीक तरह देख नहीं सकती थी। चंद लम्हों के बाद वो आदमी सरोजनी की तरफ मुड़ा और तहक्कुमाना लहजे में बोला, दरवाजा क्यों खोला तुमने? जल्दी से बंद कर दो इसे। शेल का कोई भी टुकड़ा अंदर आके मुझे और तुम्हें खत्म कर सकता है। सरोजनी दरवाजे के करीब खड़ी थी। उसने एकदम घबरा कर चिटखनी चढ़ा दी। उस आदमी ने खिड़की बंद कर दी और सरोजनी के करीब आके उसका शाना जरा सा छूकर बड़ी नरमी से कहा, अंदर कमरे में चलो। इस कॉरिडोर में ठहरना खतरे से खाली नहीं है। सरोजनी को ऐसा महसूस हुआ कि उस आदमी का बाजू उसकी कमर के गिर्द लिपट गया है और वो उसे अंदर ढकेले लिए जा रहा है। उसका जी चाहा कि जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर उसने सोचा कि इस ब्लैकआउट में कौन सी मदद करने आएगा। अब तक उस आदमी के साथ मशीनी अंदाज में चल रही थी। यकायक उसके जिस्म के रोए रोए में खतरे का सायरन बजने लगा। हाय, उसने कैसी गलती की? उसने पलटना चाहा, मगर उस आदमी की गिरफ्त उसके जिस्म पर मजबूत होती गई।
सरोजनी ने चिल्लाना चाहा, मगर उस आदमी ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर के किसी कमरे में ले गया। चारों तरफ अंधेरा था, घुप अंधेरा, और अब यह अंधेरा जोर जोर से वहशी सांसें ले रहा था और वो उस अंधेरे से निकल भागने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, मगर उसकी जद्दोजहद बेकार थी। हौले हौले उसकी मदाफत खत्म हुई। अंधेरा एक खतरनाक जानवर की तरह उसे चारों तरफ से दबोचे हुए था। ये बेचेहरा जल्लाद अंधेरा। अब सरोजनी उस आदमी के ड्राइंग रूम में एक सोफे पर बैठी धीरे धीरे सिसक रही थी, रो रही थी। हिचकियां उसके हलक में आईं और उसके सीने को हिचकियां उसके हलक में आती और उसके सीने को दहला जाती, और वो आदमी उसके सामने के सोफे पर चुपचाप बैठा सिगरेट के कश ले रहा था। इतने में खतरा दूर होने का सायरन बजने लगा। सायरन बजता ही चला जा रहा था, मगर सरोजनी की हिचकियां खत्म होने में ना आती थी। फिर यकायक एक कोने में रखा हुआ रेडियोग्राम खुद ब खुद बजने लगा। शायद खतरे के सायरन से पहले वो आदमी रेडियो सुन रहा था। रेडियो की आवाज कमरे में गूंजने लगी। रात के 9 बजे हैं। अब आप रॉबर्ट डी लीका से खबरें सुनिए। ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसकर दुश्मन के सिपाहियों ने यूनिवर्सिटी हॉस्टल की 200 तालिबात को रेप कर लिया और उस आदमी ने जोर के खटके के साथ रेडियो बंद कर दिया। चंद मिनट वो चुपचाप झुंझाया हुआ अपने सोफे पर सिगरेट पीता रहा। फिर उसने अपने करीब एक स्विच दबाया। कमरे में 0 पावर का एक बल्ब रोशन हो गया। उस बल्ब की मध्यम रोशनी में उस आदमी ने सरोजनी को, और सरोजनी ने उसे पहचान लिया। ये मंगूराम था, उस दुकान का मालिक जहां सरोजनी सेल्स गर्ल का काम करती थी। अरे तुम सरोजनी? बेख्तियार उसके मुंह से निकला। फिर वो तेजी से आकर उसे घुटने से लिपटकर खौफजदा लहजे में बोला, किसी से कहना नहीं, जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने तो तुम्हें अंधेरे में पहचाना तक नहीं। अगर पहचान लेता तो भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, किसी को बताना नहीं। मैं तुम्हारी तनख्वाह 250 से बढ़ाकर 300 कर दूंगा। 300, अच्छा 350 कर दूंगा। तुम्हें जेवर भी ला कर दूंगा, जो चाहिए तुम्हें दूंगा। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? सरोजनी लड़खड़ाकर सोफे से उठी और दरवाजे की तरफ जाते हुए रूंधे हुए लहजे में रुक रुक कर कहने लगी, मुझे रोशनी चाहिए, मुझे रोशनी चाहिए। ये था कृष्णचंद्र का अफसाना अंधेरा और रोशनी। कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए इजाजत, आदाब।